हेलो एवरीवन, नेहा दिस साइड। आपको जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए थे पेंटिंग के 10th क्लास के लिए, उसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। वैन गग ने चित्र स्टोरी नाइट के विशेषताओं के बारे में आप क्या जानते हैं? स्टोरी नाइट चित्र क्या बताता है? ठीक है, तो आपको स्टोरी नाइट जो है, जो चित्र बना है, उसकी विशेषता बतानी है कि वो कैसा था, उसके बारे में, और चित्र क्या बताता है। जब वो आप चित्र देखते हो तो उस चित्र को देखने के बाद आपको क्या समझ आता है, आप क्या समझते हैं, उस चित्र से क्या प्रेरणा लेते हैं, किस भावों को आप अपने अंदर ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, वैन गग के चित्र स्टोरी नाइट में सारा आकाश सितारों से भरा हुआ है। उसके चित्र में सभी रंगों के समन्वय का अच्छा मिश्रण किया गया है। पेंटिंग में बलखाते हुए बादल, झिलमिलाते सितारे तथा चमकता हुआ चंद्रमा चित्रित है। पश्चिम में यानी कि पीछे, पेंटिंग जो है उसके पीछे में पहाड़ी के चित्र एक छोटा कस्बा है जिसमें गिरजाघर भी है तथा छोटे छोटे इमारतें भी बनी हैं। ठीक है, तो ये पूरी एक्सप्लेनेशन कर रखी है कि किस प्रकार से जो वो मूर्ति, जो पेंटिंग है वो बनाई गई है, कि सितारे तारे हैं, चमचमा रही हैं सारी चीज़ें, और जो पेंटिंग है उसके पीछे पहाड़ी वाला चित्र भी दर्शाया गया, छोटे छोटे गिरजाघर भी दर्शाए गए हैं। तो इस तरह से जो पेंटिंग है उसका वर्णन किया गया है। चित्र के बाईं ओर अकेले साइप्रस पेड़ के ऊपरी भाग को गहरी काली बनावट से दिखाया गया है। रात्रि में आसमान के तारे अपने ही प्रकाश के क्षेत्र में घेरे दिखाई देते हैं। ठीक है, आसमान के जितने तारे हैं वो प्रकाश के क्षेत्र को घेरे हुए दिखाई देते हैं, ऐसा प्रतीत होता है जब हम उस जो पेंटिंग है उसको देखते हैं। दर्शक की दृष्टि आकाश में तारों की इस नक्काशी को देखते हुए घूमती रहती है। उसके चित्र स्टोरी नाइट में नीले तथा सफ़ेद रंग की गहरी पट्टियां द्वारा ऐसे चित्रित किया गया है कि आकाश गंगा के तारे भंवर में घूमते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ मेटाफर का यूज़ किया गया है कि किस तरह से क्या चीज़ें प्रतीत हो रही हैं। ठीक है, इस चित्र के अध्ययन करने पर कलाकार के आंतरिक द्वंद तथा निद्रा विहीन रात्रि का आभास होता है। वे गग से में सरलता तथा संवेदनशीलता की तृष्णता की अभिव्यक्ति करने की दृष्टि थी है। मतलब कि इसके अंदर जो भी चित्रण किया है वो एक संवेदनशीलता हमें व्यक्त करती है। इनके जो चित्र इन्होंने बनाए इसके माध्यम से एक संवेदनशील आभास होता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ विशेष कलाकृतियों को अमूर्त कला का नाम दिया गया है, ऐसा क्यों है, और ऐसे चित्रों का नाम बताइए। ठीक है, कुछ ऐसी कलाकृतियां थी जिनका अमूर्त कला का नाम दिया गया है, और वो ऐसी क्यों थी। अमूर्त मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, कुछ पेंटिंग ऐसी जो एब्स्ट्रैक्ट थी, उनका नाम बताइए। कौन सी थी? ब्लैक लाइंस। ठीक है, जैसे जब हमने डिस्कस किया था अबाउट ब्लैक लाइंस कि ब्लैक लाइंस क्या होती हैं, तो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर क्या था, लाइंस का यूज़ किया गया था। लाइंस से कुछ ना कुछ चित्र जो थे उसको बनाने की कोशिश की थी, उसको दर्शाने की कोशिश की गई थी। तो जो ऐसे चित्र बनते हैं उन्हें हम कहते हैं अमूर्त कला या फिर एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग। नेक्स्ट है आपका परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी। चित्र का वर्णन कीजिए। जो ये वाला क्वेश्चन है परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, इसको ये वाला सेम क्वेश्चन मैंने आपको 2 मार्क्स में भी करवाया है, लेकिन ये बड़े में आया है, 3 में आया है, 5 में भी आ सकता है, तो ऐसे अलग अलग में आ सकता है। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी क्या है, उसके बारे में आप थोड़ा बहुत याद कर लीजिएगा, पेपर में आ सकता है। तो क्या है आपका, देखिए, परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी 1931 में बनी है। अति यथार्थवादी आंदोलन का प्रतिनिधित्व चित्रण है। चित्र में असज्जित बिना पेड़ के प्राकृतिक भूदृश्यता शांति को चित्रित किया गया है। मतलब बिना पेड़ पौधे कोई भी प्राकृतिक दृश्य नहीं है, सिर्फ मेन फोकस क्या है, पीस पे यानी कि शांति पे। यह चित्र युद्ध के बाद का दृश्य प्रस्तुत करता है जिसमें सारे मनुष्य के मारे जाने के कारण शून्यता व्यापक है। मतलब शून्यता दिखाई दे रही है, मतलब वहां पे कोई भी पर्सन दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो युद्ध का चित्रण किया गया। युद्ध के बाद की जो भी परिस्थिति होती है कि सारे मरे पड़े हैं, वैसा चित्रण इन्होंने किया है। इस चित्र में जीवन में संबंध आदि कुछ ही वस्तुएं हैं तो वह विलीन है, और डाली के इस चित्र में विलीनता होती घाटियां वास्तविक लगती हैं तथा मानव के अशांत और विषुण मन को दर्शाती है। ठीक है, ये जो पूरी पेंटिंग है ये इस तरह की एक्टिविटीज पूरी दर्शाती है कि किस प्रकार से मानव जो है शांत पड़ चुका है और किस प्रकार से उनकी एक्टिविटीज आगे नहीं हो पा रही हैं।
यह सब कुछ उसके अन्य कलाकृतियों में देखने को मिलता है। डाली को अपनी शैली शास्त्रीय तथा सुस्पष्ट है। सुस्पष्ट और शास्त्रीय मतलब कि जो भी चीज उन्होंने बनाई है वो हमें देखने में ही समझ आ रही है, सुस्पष्ट है, बिल्कुल क्लियरिटी है उन्होंने जो भी कलाकृति अपनी बनाई है। परंतु उसकी विषय वस्तु उसके सपनों या स्वप्नों से ली गई है। मतलब जो भी चीज़ें उसने अपने स्वप्नों में देखी है, जो भी उन्होंने अपने सपनों में देखी है या फिर जो नहीं देखी, उन चीज़ों को उन्होंने अपनी पेंटिंग के माध्यम से आगे बनाया है और उन्हें दर्शाया है। डाली की कलाकृतियों में वस्तुओं का समूहीकरण उन्मुक्त ढंग से किया गया है तथा उनका सांकेतिक अर्थ है। ठीक है, जो भी चीज़ उन्होंने यूज किया अपने वस्तुओं का, उन्होंने समूह के रूप में पूरा यूज किया गया है, ग्रुप में यूज किया है उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिकासो पर एक प्रशंसात्मक लघु टिप्पणी लिखे। मतलब पिकासो के बारे में लिखना है और ऐसा लिखना है जो उनकी प्रशंसा को दर्शाता हो। ठीक है, इसलिए हमें लिखा हुआ क्वेश्चन में प्रशंसात्मक, प्रशंसा करनी है उनकी, अच्छा ही बतानी है। पाब्लो पिकासो का जन्म 1881 में स्पेन के मालगा शहर में हुआ था। वह चित्रकार, मूर्तिकार के साथ साथ मृत्तिका शिल्पी भी थे। ठीक है, तो इनके बारे में बताइए कि ये क्या क्या थे। अपने लंबे जीवन काल में पिकासो ने अमूर्त संरचना के सिद्धांतों का अनुसरण किया। ठीक है, जो भी अमूर्त संरचनाएं होती थी उनके बारे में जाना, उनकी पेंटिंग को समझने की कोशिश की। तो अमूर्त क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट चीजें जिनमें मूर्ति दिखाई नहीं देती है, हमें उसमें समझना पड़ता है कि वो क्या दर्शाने के प्रयास कर रही है वो चित्र। वह प्रतीकवाद से बहुत प्रभावित थे। नीली काला अवधि यानी कि ब्लू पीरियड क्या था, 1904 के दौरान पेरिस में उसकी अपनी शैली इजाद की मतलब इन्वेंट की, उसके बारे में पता चला, आविष्कार हुआ। नीले कैनवस पर नीले तथा हरे रंग के कारण यह नाम दिया गया। पिकासो ने अपनी गुलाबी काल अवधि में काफ़ी प्रगति की। ठीक है, तो किस तरह से उन्होंने काम किया, कौन कौन सी उन्होंने शैली आई, कौन सी चीज़ों का आविष्कार किया गया और किस टाइम पे उन्होंने ज़्यादा विकास किया, ज़्यादा लोग उन्होंने प्रेज मिला, ज़्यादा लोग उन्हें जानने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रह्मचारीज नामक चित्र के संयोजन का वर्णन कीजिए। इस चित्र में उसे किस यूरोपियन शैली ने प्रभावित किया? जब उन्होंने ये चित्र बनाया तो कौन सी ऐसी यूरोपियन शैली थी जिससे प्रभावित होकर, जिसके इफेक्ट में आके उन्होंने ये जो शैली थी उनका निर्माण किया, वो चित्र उन्होंने विकसित किया। 20वीं सदी में भारत में समकालीन कला क्षेत्र में अमृता शेरगिल की उपस्थिति एक महान घटना मानी जाती है। वह 1921 में भारत आई थी। वह अजंता के भित्ति चित्र क्या होते हैं? वह चित्र जो दीवारों पे बनाए जाते हैं। ठीक है, दीवारों पे। तो भित्ति चित्रों तथा कांगड़ा के उत्कृष्ट लघु चित्रों से बहुत प्रभावित थी। ठीक है, भित्ति चित्रों से और बहुत ज्यादा प्रभावित थे। जितने भी लघु चित्र बने थे, छोटे छोटे चित्र बने थे, तथा उनसे उन्होंने क्या प्राप्त किया? प्रेरणा प्राप्त की। उन्होंने उनको देखा, उनसे उन्हें प्रेरणा मिली और उन्होंने खुद का काम करना भी स्टार्ट किया। अमृता शेरगिल ने दी ब्रह्मचारीज को 1938 में बनाया। यह चित्र अमृता के परंपरावादी दक्षिण भारत में अभी भी प्रचलित हिंदू प्रथाओं तथा विश्वासों, आस्था की समझ का एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। ठीक है, जितने भी वहाँ प्रचलित प्रथाएं थी हिंदू की, उसको वो दिखाती है, उसको प्रकट करती है। इस चित्र में 5 पुरुष आकृतियां दिखाई गई हैं। अमृता ने एक आश्रम में कुछ ब्रह्मचारी विद्यार्थियों को देखा। उन्होंने उन ब्राह्मण विद्यार्थियों को सहजता को देखकर अपने चित्रों में चित्रित किया। जितने भी ब्राह्मण विद्यार्थी थे उनको देखकर उन्होंने चित्रित किया, जिसके पीछे उन ब्रह्मचारी विद्यार्थियों की हिंदू आस्था पर पूर्ण विश्वास चित्रित किया गया था। ठीक है, जो भी वो ब्राह्मण विद्यार्थी वहाँ खड़े थे, उनको वो दर्शाया गया था कि किस प्रकार से वो जो हिंदू की प्रथाएं होती हैं, किस प्रकार से उन्हें वो फॉलो कर रहे थे। तो वो चित्र में उन्होंने दर्शाया है अपनी। इस चित्र को समतल धरातल पर सीधे खड़े रूप में चित्रित किया गया है। शरीर के विभिन्न रंगों को काफी महत्व दिया गया है। गहरे लाल रंग की पृष्ठभूमि, सफेद धोतियां, हरा और भूरा सा तटस्थ अग्रभाग इस संपूर्ण संयोजन की प्रशंसा में कोई व्यथा पैदा नहीं करता। ठीक है, तो ये जो भी चीजें उन्होंने यूज करी हैं, तो वो जो उनकी पेंटिंग है उसको एक अलग रूप देती है, एक नयापन उसको प्रदान करती है।
धोतियों के सफेद रंगों में विविधता है, यद्यपि रंग विभिन्न है परंतु इसकी विभिन्नता इसकी सूक्ष्मता है कि एक रूपता का आभास देती है। ठीक है, सफेद रंग की धोती एक विविध रूप प्रदान करती है और अलग अलग रूप जो भी इन्होंने दिए गए हैं, जो भी इन्होंने कलर्स यूज करे अलग अलग, वो उनकी पेंटिंग को एक नयापन देने का प्रयास करती है। चित्र के मध्य भागों में जो श्वेताभ आकृतियां हैं उनके चारों ओर काले और भूरे रंग के शरीर है। गहरी लाल पृष्ठभूमि को बड़ी सावधानी से बनाया गया है। ठीक है, पृष्ठभूमि में गाढ़ा लाल रंग का यूज किया गया है। 7 वर्षों के अंदर बनाए गए अपने चित्रों के कारण अमृता को याद किया जाता है, लेकिन जिस मनोयोग से अमृता ने अपनी प्रतिभा, रंग तथा ब्रश का प्रयोग किया है वह प्रशंसनीय है। मतलब जिस प्रकार से उन्होंने यूज किया, अपने थॉट्स को अपनी पेंटिंग में उतारा है, वो जो भी चीजें उन्होंने जिस तरह से भी बनाई है वो उनके लिए, हमारे लिए क्या है, प्रशंसा देती है। उनको उनकी प्रशंसा करने के लिए काफी है। पश्चिम में अपने प्रशिक्षण तथा पूर्व के विचारों के सामंजस्य ने उन्होंने अपना बहुत लोकप्रियता प्राप्त की है उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चोलामंडलम क्या है, उसका पनिकर के साथ क्या संबंध था। ठीक है, वो क्या थे और पनिकर के साथ कौन रिलेशन क्या था। उन्होंने चेन्नई के पास चोलामंडलम नामक भारत के प्रथम कलाग्राम की स्थापना की। प्रस्तुत चित्र उनके चित्र आखला शब्द और प्रतीक से लिया गया है। एक प्रसिद्ध चित्र है, यह अपने में बिल्कुल भिन्न है, जिसमें सुलेख से स्थान को भरा गया है। सुलेख मतलब लिखकर, ठीक है, सुंदर लेखों के माध्यम से जो भी जगह है उसकी, उसको भरा गया, उसमें कुछ ना कुछ लिखा गया है। पनिकर ने गणित के चिन्हों, अरबी आकृतियों तथा मलयालम लिपि के प्रयोग में ऐसी आकृतियां पैदा की हैं जो देखने में जन्म पात्रिकाएं जैसी होती हैं। ठीक है, इस तरह की जो भी उन्होंने चीज यूज किया, मैथमेटिक्स के जितने भी सम्स होते हैं, निशांस होते हैं, उनका यूज किया, चिन्हों का यूज किया, अरबी आकृति, रोमन चीजें, मलयालम की आकृति, इनका उन्होंने अपनी पेंटिंग में यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भित्ति चित्र तकनीक। भित्ति चित्र तकनीक क्या है, भित्ति चित्र क्या है, जैसे मैंने आपको बताया वो वाली पेंटिंग्स, वो वाली चीजें जो हम दीवारों पर बनाते हैं, के बारे में 2 पंक्तियां लिखिए। विनोद बिहारी मुखर्जी ने इसका प्रयोग कैसे किया। ठीक है, सबसे पहले क्या है, द मेडिवल सेंटर्स नामक भित्ति चित्र विनोद बिहारी मुखर्जी के द्वारा हिंदी भवन की दीवार पर बनवाया गया था। कहाँ बनवाया गया था, हिंदी भवन की किस पे, दीवारों पर बनवाया गया था, जिसमें भित्ति चित्र तकनीक का प्रयोग किया गया था। इस दीवार पर बनाए जाने वाले भित्ति चित्र को बनाने की एक प्रसिद्ध विधि है, जिसमें रंगों की पिगमेंट्स को पानी में मिलाया जाता है ताकि चूने के पाउडर के आधार को गीला किया जा सके। ठीक है, तो ये तरीका है कि किस तरह से वो एक्टिविटी जो बनाते थे, जो करते थे दीवारों पे पेंट करने वाली, तो इस तरह से वो करते थे कि चूने का पाउडर किस आधार पे दिया जाना चाहिए, कैसे सारी चीजें मैनेज की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य युगीन कला के विषय में संक्षेप में लिखिए। ठीक है, मौर्य काल में जितना उनका युग था उस टाइम पे कला की क्या विशेषता थी, कला के बारे में क्या बातें जो है हमें देखने को मिलती है, किस टाइम पे, मौर्य वंश के टाइम पे। तो क्या है, मौर्य के युग के कलाकारों ने भारतीय कला के इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात किया है। अशोक युग में कला के उच्च स्तरीय नमूनों के स्तंभ भारतीय कला की विशाल धरोहर है। उस युग में तकनीकी दृष्टि से उच्च स्तरीय कला के साथ साथ आम व्यक्तियों द्वारा अभिव्यक्ति की गई प्रथा तथा कला की अभिव्यक्ति के नमूने देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उस टाइम में क्या था, जितनी भी चीजें इन्होंने बनाई गई थी वो चीजें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्या है, पुनर्जागरण का क्या अर्थ है, इस युग की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आपको बताना है कि जो पुनर्जागरण है उसका मतलब क्या, और उस टाइम पीरियड में जो भी चीजें हुई थी उसके बारे में आपको बताना है, इसकी विशेषताएं क्या थी। तो देखिए क्या है, रेनेसेंस का अर्थ पुनर्जागरण या फिर पुनर्जीवन है। यह 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी में कला, वस्तुकला तथा साहित्य के पुनर्जागरण का चित्रण करता है। पुनर्जागरण यूनान तथा रोम के प्राचीन, पुरातन, प्रतिष्ठित संस्कृति की ओर पुनरुत्थान के साथ शुरू हुआ। इस कला को नए
प्रयोग, नए तरीकों को, विवेचित शक्ति, नए नियम तथा नई खोजों का युग माना जाता है। ठीक है, पुनर्जागरण क्यों कहा गया है? क्योंकि इस टाइम पे जितनी भी चीजें थी वो नए रूप में हमारे सामने आई, नए प्रयोग, नए तकनीकें, इन सभी चीजों का जो था नया से नए रूप में जागरण किया गया, नए रूप में जन्म लिया गया इन चीजों ने। पुनर्जागरण की विशेषताओं में शास्त्रीय पुरातनता में एक नए सिरे से रुचि शामिल है, मानवतावादी दर्शन में वृद्धि और धर्म, राजनीति, विज्ञान के बारे में विचारों में आमूल परिवर्तन आए। ठीक है, तो जो भी चीजें थी इसमें स्वयं, मानव मूल्य, व्यक्तिगत गरिमा, इन सब चीजों में क्या था, एक अलग रूप आया, एक अलग मूल्य जो थे वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाटर लिलीज नामक चित्र का वर्णन कीजिए। ठीक है, वाटर लिलीज क्या था उसके बारे में बताना है आपको। वाटर लिलीज चित्र की श्रृंखला है जो 1899 में 1900 में बनी तथा जिसमें तालाब के उस पार जापानी पुल का चित्रण है। ठीक है, तालाब की दूसरी तरफ क्या चित्रण है, जापानी पुल का चित्रण किया गया है। बाद में उसकी कलाकृतियों में जापानी पुल एक प्रमुख विषय बन गया। उसके लगभग सभी चित्रों में आसमान लगभग नदारद है, लेकिन उसमें आसमान को चमकीले रंग में प्रभावित रूप से असाधारण गहराइयों के साथ प्रतिबिंबित किया गया है। खिलते हुए विभिन्न आकार के लीली फूलों से चित्रण में सौंदर्यता में वृद्धि हुई है। ठीक है, जो भी चीज़ उन्होंने बनाई है वो चीज़ें क्या गहराई से प्रतिबिंबित की गई हैं, गहराई से उनके बारे में सोचा गया है। और ये भी देखा गया है कि जब उन्होंने एक बार जापानी पुल जो था उसके बारे में चित्रण बनाया तो उनके बाकी जो पेंटिंग्स है कहीं ना कहीं उसमें जो जापानी जो चीज़ें हैं, जापानी पुल है, उसके बारे में कहीं ना कहीं जो उसकी देखने को झलक हमें अभी भी प्राप्त होती है उनकी बाकी पेंटिंग्स में भी। क्यों? क्योंकि वो उससे क्या हुआ, प्रभावित हुए, उन्होंने बाद में भी उसका यूज़ किया। नेक्स्ट है आपका, सेंजा की कलाकृतियाँ स्टिल लाइफ विद ऑनियंस की दो विशेषता बताइए। ठीक है, इसके बारे में बताना है, इसकी दो विशेषता क्या थी। उसके चित्र स्टिल लाइफ विद ऑनियंस में एक ऐसे चित्र की भिन्न भिन्न रंगों का सामंजस्य किया गया था जिसमें प्रकाश और छाया के नए अर्थ देकर विभिन्न स्वरूपों को चित्रित किया गया था। ठीक है, तो क्या था, इसमें अलग अलग रंग यूज किए गए थे और छाया और प्रकाश को अलग अर्थों के रूप में प्रदर्शित किया गया था, उनका प्रदर्शन किया गया था। रंगों के आंतरिक संबंधों को दर्शाने के लिए उसने साधारण रंगीन स्पर्श का प्रयोग किया है। उसकी कलाकृतियों में सही, सीधे तथा समतल स्तर पर त्रिविमीय आकृतियों का सुंदर विन्यास है। ठीक है, जो भी उन्होंने चीजें की है उनका सीधा और सरल रूप से, जितनी भी चीजें उन्होंने यूज किया है उनका समतल रूप से उन्होंने प्रदर्शन किया और वो देखने में सुंदर और लुभावनी भी लगती हैं। लाल और पीले रंग से प्रकाश में कंपन पैदा की गई है। इसी प्रकार नीले तथा सफेद रंग के कपड़ों की पर्याप्त संख्या से हवा तथा अंतरिक्ष का आभास कराया जाता है। ठीक है, जो भी इन्होंने चीज यूज की है वो प्राकृतिक रूप का चित्रण करने के लिए किया गया है। जैसे कि मैंने बताया, अभी पढ़ा आपने, देखा कि अंतरिक्ष का आभास करने के लिए ऐसी ऐसी चीजों का, रंगों का प्रयोग किया गया है। सेंजा को हमेशा वर्तमान काल का जनक माना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका 1 मार्क्स में कि जो वर्तमान का जनक है उसे किसको माना गया है, सेजान को, क्योंकि इसकी कला शैली 19वीं सदी के अंत की प्रभाववादी कला तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ की आधुनिक कला या घनवाद के बीच एक सेतु का काम करती है। ठीक है, जो भी 19वीं सेंचुरी में और 20वीं सेंचुरी में जो भी बनी है उसकी जो भी इसकी जो पेंटिंग है वो उनके मध्य जो है एक सेतु का काम करती है कि उस टाइम की भी और इस टाइम की भी मिला के। तो क्या इन्हें इसलिए वर्तमान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रभाववादी कला की मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए। प्रभाववादी कला का आगमन वर्तमान कला तथा प्राचीन कला के बीच एक बड़ी विच्छेद के रूप में हुआ है। अधिकांश आंदोलन की भांति प्रभाववादी परंपरा तथा शास्त्रीय मानदंडों के विरुद्ध एक विद्रोह था। प्रायः ऐसा जन सहयोग के आधार पर होता है। इस युग के कलाकार नदियों, तालाबों,
बंदरगाहों, नगरीय दृश्य तथा मानवीय स्वरूपों के प्रति बहुत ही आकर्षित थे। मतलब जितनी भी चीजें थी, यानी कि मतलब प्रभाववादी कला क्या थी, इसके अंदर जो भी चीजें परंपरागत रूप से बनाई गई थी वो एक प्रभाव देती है, एक इफेक्ट देती है उस पेंटिंग को, जिसमें इन्होंने क्या क्या चीजें यूज किया, बंदरगाह, नगरीय दृश्य, मानवीय स्वरूप, इन सभी चीजों का एक जीवंत चित्रण किया गया है, जीवित चित्रण, जो देखने में आकर्षित लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सल्वादोर डाली की शैली क्या है। सल्वादोर डाली जो है शैली है, ये क्या होती है, इसका बताना है आपको। सल्वादोर डाली की घनवादी अति यथार्थवाद शैली है। ठीक है, तो घनवादी शैली जो होती है, जो मैंने आपको कल करवाया था, घनवाद क्या है, तो वैसे सेम है घनवाद और सल्वादोर। जो डाली है वो सेम वर्ड्स है, दोनों का मतलब। ये देखिए क्वेश्चन भी आ गया आपका, घनवाद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी थी। घनवाद जो वर्ड है उसके बारे में आपको बताना है। घनवाद चित्रकला तथा मूर्तिकला की एक शैली है जो लगभग 1907 में पेरिस में आरंभ हुई। 20वीं सदी के प्रारंभ में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सेजान घनत्व का पुरोगामी नायक था। उसका कहना था कि प्रकृति में प्रत्येक वस्तुओं को बेलन या गोले को समझकर उसके साथ व्यवहार किया जाता था। मतलब कहने का मतलब है कि पहले जो भी चीजें थी उनको या तो हम गोला समझते थे या बेलनाकार समझते थे, इस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाता था। इस युग के महत्वपूर्ण कलाकारों में पिकासो, ब्रोक तथा लेजेस गिने जाते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण रूप से इन लोगों का नाम लिया जाता है इस टाइम पीरियड पे, युग में। उसके बाद आपका परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, ये तो मैं आपको बता चुकी कितनी बार, ये वाला क्वेश्चन मैंने कहा, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। तो क्या है परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, बस ये कि पहले 2 नंबर में था, 3 नंबर में, अब 5 नंबर में है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स है, कौन कौन सी मेन बात है जो आपको पेपर में लिखने जिससे आपको नंबर मिलेंगे। तो इसके अंदर क्या है, जो भी प्राकृतिक चित्रण है उनका जो चित्रण है वो नहीं दिया गया है। और इस चित्र में क्या दिखाया गया कि युद्ध हो चुका है, युद्ध के पश्चात जो दृश्य बनता है जिसमें सभी लोग मरे होते हैं, चारों तरफ शांति होती है, मानव का जो शांत रूप है वो व्यक्त किया जाता है, तो उसमें ये दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या आप गंगेंद्र नाथ टैगोर को घनवादी चित्रकार मानते हैं? आप मत स्पष्ट कीजिए। मतलब अपना मत आपको स्पष्ट करना है कि जो गगनेंद्र नाथ टैगोर है उनको आप घनवाद का कलाकार मानते हैं, चित्रकार मानते हैं या नहीं मानते। सबसे पहले क्या देखिए क्या लिखा है, गगनेंद्र टैगोर का जन्म 1867 में कोलकाता के टैगोर परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में टैगोर परिवार में। अपने समकालीन भारतीय चित्रकारों के मध्य उनका एक अग्रणी स्थान था। 1910 से 1921 के दौरान टैगोर की प्रमुख कृतियों में हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के चित्र, कलाक्रम के चैतन्य की जीवन गाथा तथा भारतीय चित्र को दर्शाते हुए चित्रण किया गया है। इस तरह उन्होंने अपने भाई अवनींद्र नाथ की कला का समर्थन किया है, तो दूसरी और यूरोप की घनवादी चित्रवाद की ओर भी झुकाव अपना प्रदर्शित किया है। तो ठीक है, कैसे कैसे उनके पूरी एक्टिविटी जीवन के बारे में बताया, कहाँ जन्म लिया, कैसे सब कुछ चीज़ें की, उनका छोटा भाई था वो क्या करता था, और इन्होंने क्या किया, यूरोप की घनवादी जो विचारधारा थी उसका भी रुझान इनकी जो चित्रकला उसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है आपका, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के एक प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताते हुए उनके एक चित्र का वर्णन कीजिए। जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप था उनका एक पर्सन का नाम बताना है और उनके द्वारा जो उन्होंने रचित, जो इनके द्वारा बनाई गई जो कलाकृति है उसके बारे में बताना है कि क्या आप समझते हैं उसमें। तो क्या है, FN सोजा ने 1947 में प्रगतिशील कलाकारों के एक ग्रुप की स्थापना करने वाला सबसे बड़ा युवक चित्रकार था। सबसे जवान जो युवक था वो था सोजा, जिन्होंने प्रगतिशील कलाकारी में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। बाद में उन्होंने भारत छोड़ दिया तथा लंदन में रहने लगे। बाद में वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनने वाले 5 कलाकारों में से एक थे। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे जो रिप्रेजेंट कर रहे थे उनमें 5 जो लोग चुने गए थे उसमें से एक जो ये भी थे। उन्होंने धार्मिक तथा सामाजिक विचारों को भी अपने चित्रों में स्थान दिया। लैंडस्केप के इन रेड का उनकी प्राकृतिक चित्रण वाली कृतियों में विशेष स्थान है। ठीक है, उन्होंने प्राकृतिक चित्रों का विशेष इंपॉर्टेंस दिया अपनी पेंटिंग में और उसको प्रस्तुत भी किया है।
यह एक प्रयोगात्मक शहरी दृश्य का चित्रण है। चित्रकार ने शहर जैसे रूप में दिखाने की कोशिश की है जो अपने सिवाय जंगल के कुछ भी नहीं है। उसके शहर प्राकृतिक चित्रों में शहरों की रहस्यमय प्रकृति का चित्रण होता है। सुलेखीय रूप से रेखाओं और रंगों के साथ बड़े अच्छे तरीके से संयोजन किया गया है। इस संयोजन में रंग तथा आकार अलग से उभरते दिखाई देते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जो भी जंगल वगैरह है उनको शहरों का रूप प्रदान करते हुए अपने चित्रों के माध्यम से दर्शाया है। इस चित्र में मुख्य रूप से लाल रंग का प्रयोग किया गया, तथापि इधर उधर हरे रंग के छींटे भी डाले गए हैं। किसी भी परिदृश्य का नियम नहीं माना गया है, तथापि स्थान की गहराई चित्र में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। सुजान ने अपने कार्यकाल में विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए हैं। एक यूरोपीय कला समीक्षण ने अपनी तुलना पिकासो से की है। ठीक है, अपनी तुलना उन्होंने पिकासो से भी की है, जिस तरह से उन्होंने चित्रण अपनी परिदृश्यता उसमें प्रस्तुत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण भारत की समकालीन कला के विकास के C.M. पनिकर की भूमिका का कर्ण मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, जो पनिकर थे उनकी जो भूमिका थी उसके बारे में आपको बताना है। दक्षिण भारत में समकालीन कला के आंदोलन के प्रणोत्तरा के रूप में के.सी.एस. पनिकर को जाना जाता है। वह मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट में बंगाल विचारधारा के गुरु D.P. राय चौधरी के शिष्य थे। ठीक है, D.P. राय चौधरी जो वो उनके गुरु थे और पनिकर उनके शिष्य थे। उन्होंने अपने जीवन यापन के लिए बहुत से विषम कार्य करने पड़े। उन्होंने एक कलाकार के रूप में स्थापित होने से पूर्व टेलीग्राफ ऑपरेटर तथा बीमा के एजेंट के रूप में काम किया। ठीक है, जब वो कलाकार नहीं थे उससे पहले उन्होंने क्या क्या काम किए थे, पहले वो टेलीग्राफर थे और उसके बाद एजेंट भी बने बीमा कंपनी के। की शैली में काफी परिवर्तन देखे गए हैं। वे यथार्थवाद से प्रारंभ करके ज्यामितीय शैली तक पहुंचे। ठीक है, पहले उन्होंने जब स्टार्टिंग की तो यथार्थवाद के बारे में चित्रण किया, उसके बाद ज्यामितीय रूप भी ले लिया। उन्होंने एक अध्यापक के रूप में बहुत से दक्षिण के कलाकारों को प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन किया। वो खुद एक गुरु बन गए थे, एक टीचर बन गए थे, जो बाकी लोगों को भी, बाकी जो स्टूडेंट्स थे उनको भी सिखाते थे। उन्होंने चेन्नई के पास चोलामंडलम नामक भारत के प्रथम कलाग्राम की स्थापना की। ठीक है, उन्होंने कलाग्राम की स्थापना भी की, जो क्या नाम था इसका, चोलामंडलम। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है कि चोलामंडलम क्या है और उसकी स्थापना किसके माध्यम द्वारा की गई। तो ये सारे आपके क्वेश्चन थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। और जो मेमोरी वाला क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको अपने पेपर में देखने को मिल सकता है, तो आप उसको अच्छे से एक बार कंप्लीट करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी क्लासेस होती हैं, उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। और जो भी आपको प्रॉब्लम होता है, जो भी आपको इश्यू है, जो भी आपको चीज़ समझ नहीं आ रही, किसी चैप्टर में डाउट है, तो वो आप कमेंट में बता दीजिए। ओके, थैंक यू।